क्लास 10 जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2026 पैसेज। तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का जिनका बोर्ड एग्ज़ाम 2026 फरवरी में होने को है, उसमें हम लोग का जो है इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आएगा, जिसमें आपको पैसेज जो है बहुत परेशान करेगा। पैसेज जैसे ही आप क्वेश्चन खोलोगे इंग्लिश का, सबसे पहले पैसेज ही आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पैसेज को कैसे हैंडल करना है और हैंडल करने के साथ साथ उसको आंसर कैसे देना है ताकि हमको पूरे नंबर मिले। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो है आप जैसे ही क्वेश्चन खोलोगे तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जिसमें लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली। जो नीचे पैसेज दिया गया है उसको अच्छी से ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और जो सही आंसर होगा उसको चुनिए टू द आंसर द क्वेश्चंस। और प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको सही आंसर चुनना है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि आपको जो ये पैसेज दिया है, जब आपको जो ये पैसेज दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके ऊपर आपको है ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएगा, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें लिखा है कि इन रिसेंट ईयर्स, मतलब कि हाल ही के वर्षों में, क्लाइमेट चेंज हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेजिंग ग्लोबल इशू। यानी कि हाल ही के समय में क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम परिवर्तन, जो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, सर्दी से गर्मी, ये सब जो मौसम परिवर्तन होते हैं, वो बहुत ही बड़ा पूरे विश्व के लिए एक क्या है कि वो इमर्ज्ड यानी कि एक मुसीबत उभर के निकल गया है। ठीक है, क्यों, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है कि साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। These gases trap the heat in the atmosphere, leading to the phenomenon known as the global warming। ग्लोबल वार्मिंग के मतलब समझा रहा था बच्चों। इसमें क्या लिखा है अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखो क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज। क्या है क्लाइमेट चेंज? तो देखो क्लाइमेट चेंज क्या होता है बच्चों, जैसे मौसम परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अभी देखो गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो धरती पे है गर्मी बढ़ते जा रहा है। कैसे? देखो ठंडी कम पड़ रही है या ज़्यादा पड़ रही है, इससे माने मतलब नहीं है। अभी मैं आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। जैसे देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और इधर जहाँ सूर्य है। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी के अंदर आता है और वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल है, हवा रहते हैं, ऊपर में हवा है। तो जैसे ही प्रकाश आता है हम लोग पे पड़ता है प्रकाश, फिर ऊपर उसको जाना चाहिए ना, तो जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल में हवा है वो प्रकाश को ऊपर निकलने ही नहीं देता है, आने तो देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा। अभी जो ट्रैप होते जा रहे, जितने भी हीट आएगी, एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा जल के राख हो जाएगा पूरा पृथ्वी। ठीक है ना, तो इसका जो कारण है वो प्रभाव जो है पूरा ग्लोबल, पूरा विश्व के लिए खतरा है। ठीक है ना, साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। बोल रहा है कि जो वैज्ञानिक लोग भी हैं उन लोग भी एग्री हैं, इस बात से सहमत हैं कि जो पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैस के चलते बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, दिस गैसेज आर ट्रैप द हीट एटमॉस्फेयर लीडिंग द फिनोमिनन नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों में अभी जो मैं आपको समझाया कि जो गैस हैं प्रकाश को तो आने देती है, लेकिन प्रकाश को बाहर जाने नहीं देती है। तो कौन कौन से गैसें हैं? वो गैस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, 3 चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ से समझ में आया। उसके
उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा है कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग। बोल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो वायुमंडलीय परिवर्तन है, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर गर्मी बढ़ रहा है पृथ्वी पे तो लंबे समय तक ही बढ़ेगा ना वो, तो उसका जो प्रभाव है लंबे समय तक पड़ने वाला है। फिर आगे लिखा है राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल सिटीज। राइजिंग सी लेवल्स, राइजिंग यानी कि बढ़ना, सी लेवल्स देखो जो समुद्र के जल स्तर हैं वो बढ़ने लगेंगे ऊपर, एंड थ्रेटन कोस्टल सिटीज़, और जो समुद्र के किनारे शहरें हैं जैसे कि गोवा हो गए, ऐसे ऐसे जैसे कि कर्नाटक हो गए, ठीक है ना, वो सब जो है वो एक समय में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर, नीचे लिखा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज फ्लूड्स एंड droughts are becoming more common, and many species are struggling to survive as their habitats and change or disappear. In some regions, farmers are facing reduced crop yield due to unpredictable rainfall pattern. चलो इसको मतलब अभी समझाता हूँ। देखो बोल रहा है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहने वाला है, और यहाँ तक भी हम लोग समझ गए कि जो सी लेवल है, जो समुद्र का जल स्तर है वो आगे चल के बढ़ जाएगा, और जो नदी किनारे और समुद्र के किनारे शहरें हैं वो तबाह हो जाएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो नीचे लिखा था, क्या लिखा था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लूड्स एंड ड्राउट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन। बोल रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लूड्स, देखो फ्लूड्स मतलब होता है बाढ़, और ड्राउट्स मतलब होता है सूखा पड़ना। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग जब होगा ना तो बाढ़ भी आएगा और कहीं सूखा भी पड़ सकता है, कहीं सूखा भी पड़ सकता है। ये तो कॉमन रीजन है। क्या है? कॉमन रीजन है, ये बता रहा था। आगे लिखा है कि एंड मैनी स्पीसीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एज देयर हैबिटेट्स चेंज और डिसअपियर। बोल रहा है कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो जिंदा रहने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन वो उसमें मारे जाएंगे। ठीक है, मतलब वो बहुत उनको प्रयास करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और कई लोग तो विलुप्त होते जाएंगे, जो जीव जंतु हैं धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे। ठीक है, नीचे लिखा है कि इन सम रीजन्स फार्मर आर फेसिंग रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। बोल रहा है कि देखो किसान लोग खेती किसे करते हैं, किसान लोग खेती किसे करते हैं, उन लोग पहले प्रेडिकेट यानी कि अनुमान लगाते हैं कि इस टाइम पे वर्षा होने वाली है, तो उसी हिसाब से वे लोग जो है फसल लगाते हैं, और फसल लगाते हैं और जो है वर्षा है उस टाइम से हो नहीं पाती है, तो फसल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कर रहा था, इसको पहले मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा था, यहाँ पे यही लिख रहा था कि इन सम रीजन फार्मर आर फेसिंग रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न, यानी कि फार्मर जो हैं वो फेस कर रहे हैं क्रॉप यील्ड रिड्यूस्ड, यानी कि जो उन लोगों का फसल है वो बहुत कम हो रहा है, ड्यू टू माने इसका कारण क्या है, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न, जो पानी गिर रही है, जो वर्षा हो रही है वो अनुमान के मुताबिक नहीं हो पा रही है। ठीक है, उसके बाद आगे भी थोड़ा दो पैराग्राफ का पैसेज है, पैराग्राफ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, इसका लिखा है कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए कलेक्टिव एफर्ट गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, invest in renewable energy sources like solar and wind power, and protect forces that absorb carbon dioxide। चलो इसको इसका मतलब समझाता हूँ। तो बच्चों इसका मतलब ये कहने का मतलब था कि गवर्नमेंट को यहाँ सूच पढ़ते हैं, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए कलेक्टिव एफर्ट। जो क्लाइमेट चेंज है वो केवल
इसका जो खतरा है वो केवल एक आदमी के सहयोग से टलने वाला नहीं है। इसके लिए कलेक्टिव इफोर्ट, क्या आप यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिव इफोर्ट, यानी कि सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज है, वायुमंडलीय परिवर्तन है, तो इस बला से टलने के लिए केवल एक आदमी काफ़ी नहीं है, इसके लिए सबको मिलना पड़ेगा। फिर आगे है कि गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनको इसके ऊपर योजना लानी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद नीचे लिखा है कि टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कैसी योजना लानी चाहिए उन लोग को ऐसी योजना लानी चाहिए जो कार्बन जो निकल रहा है, जो धुआं भी होता है, ये सब को रोकने के लिए एक योजना बनाए, पॉलिसीज बनाए और कार्बन इमिशन को रोकें और इन्वेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और जो सरकार है उसको पैसा कहाँ लगानी चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि सोलर, वाइंड पावर एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट दैट द अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बोला यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सोलर और वाइंड पावर और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट दैट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यही कहना चाह रहा है कि अगर इसको रोकना है तो कलेक्टिव इफोर्ट यानी सभी के सहयोग की ज़रूरत है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के भी, जिसमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि रिड्यूस कार्बन इमिशन, उनको जो है कार्बन का जो उत्पादन हो रहा है ना, जो उसका उपयोग ज़्यादातर कर रहे हैं लोग, कंपनी जैसे धुआं छोड़ते हैं, उनको बंद कराना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर, और उसको जो है बिजली बनाने के लिए, जिस तरह से बिजली बनाने के लिए कोयला का उपयोग करके बहुत सारा धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो वैसा ना करके उसको जो सरकार को है सोलर लाना चाहिए और वाइंड पावर यानी कि जो हवा से बनाई जाती है पावर, वो लाना चाहिए। ताकि जो है और क्या करना चाहिए, जंगल को प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगल को बचानी चाहिए, दैट द ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जंगल को बचानी चाहिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बस 1 2 3 लाइन है। क्या बोला है, यहाँ पे छूट रहा है कि इंडिविजुअल्स टू कैन कंट्रीब्यूट यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड एडोप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। नीचे है कि द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक टुडे। इसमें लिखा है कि जो इस प्लैनेट का, इस ग्रह का जो है फ्यूचर यानी कि भविष्य है, हम लोग की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इस पर क्या सोचते हैं ना। इस खतरे को टालने के लिए हम लोग कुछ करते हैं भी या फिर नहीं करते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के जो इसका फ्यूचर है, इस ग्रह का फ्यूचर है, आगे नहीं चल पाएगा और आगे चल के ज़्यादा दिन तक नहीं आएगा, ये समाप्त हो जाएगा। फिर इसके लिए हम लोग को प्रयास करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, लिखा है कि इफ़ एक्शन इज डिलेड, अगर हम लोग कुछ इसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, जैसा हो रहा होने देते हैं, और गैस निकल रहा है तो गैस निकलने देते हैं, कार्बन निकल रहा है, धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से, होने देते हैं, कुछ नहीं हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इसके विरुद्ध कार्य करने में बहुत टाइम लगाते हैं तो नीचे लिखा है कि द डैमेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज में बिकम इरेसिबल। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, अगर लेट से करते हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत खतरा बन सकता है, पुटिंग द बोथ इन्वायरमेंट इन ह्यूमन लाइफ एट रिस्क। और जो पर्यावरण है और आदमी का जीवन जो है, मनुष्य का जो जीवन है, सबको रिस्क में डाल सकता है। ठीक है, तो इतना ही था पैसेज। उसके बाद हम लोग वही बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन कैसे बना लेना है। तो बच्चों देखो, अभी हमने क्या किया कि इसको एक बार हेडिंग लगा लिया। अब हम लोग सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। सवाल क्या बोला है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, पैसेज में पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी पे, वो किसके कारण बढ़ रहा है। ऑप्शन दिया है इसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखो, यही हम लोग पढ़े थे, बस सवाल पढ़े, हमको याद आ गया कि हम लोग यहाँ पढ़े थे
कि ग्रीन हाउस गैसेज के चलते इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटा लेता हूँ और अच्छे से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कैसे बना लेना है। आप इसको बस लाइन से पढ़ लो, आपको भले हिंदी इसका समझ में आए या ना आए, क्योंकि जो है अनसीन पैसेज होते हैं, इसको कोई पहले देखा नहीं रहता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कि अर्थ टेम्परेचर राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो यही ऑप्शन यहाँ सवाल पूछ लिया था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब देखो बोल रहा है पैसेज में जो है ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन दिया है, देखो यहाँ पे समझते हैं। पैसेज में जो है ग्रीन हाउस गैसेज दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, 3 ठो आपको जो है दिया है ये ग्रीन हाउस गैसेज। जिसमें देखो पूछ रहा था इसमें कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो कि नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम लोग पढ़े थे कि है, मीथेन पढ़े थे कि है, नाइट्रस ऑक्साइड भी पढ़े थे कि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, अगर कोई पूछे तो आप सीधा बताइएगा कि वैसे गैस जो गर्मी को, जो तापमान को, हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, अंदर ही रखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है तीसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटेन। अब देखो राइजिंग सी लेवल, जो समुद्र का जो किनारे का जो पानी है वो बढ़ेगा, समुद्र का जो है पानी का है वो बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, मेनली थ्रेटेन, किसको ज़्यादा इसमें जो है खतरा महसूस होगा। तो सबसे माउंटेन विलेज, तो जो पहाड़ों में जो विलेज हैं, जो ऊंचे स्थानों में विलेज हैं, उनको दिक्कत होगा समुद्र का लहर बढ़ने से, समुद्र का जो है पानी बढ़ने से ना। किसको घाटा होगा इसमें, किसको ज़्यादा डर होगा, तो माउंटेन विलेज को होगा तो नहीं। कोस्टल सिटीज़, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, कोस्टल सिटीज़ जो कि किनारे पर होते हैं ना, किनारे पे शहर, उनके लिए खतरा है, ये खतरा है। उसके बाद हम लोग चौथा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इज। अब देखो अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या लिखा था। यहाँ पे लिखा था ना, देखो कहाँ था, ऊपर था, ऊपर थोड़ा सा ऊपर क्या था यहाँ पे, देखो कि इन सम रीजन्स फार्मर आर फेसिंग रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। जो किसान हैं उन लोग का जो फसल है नहीं हो पा रहा है। देखो ये पूछ रहा था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इज, जो वर्षा का है, अनप्रेडिक्टेबल जो वर्षा है उसका कारण क्या हो सकता है, देखो डिफॉरेस्टेशन, मेल्टिंग ग्लासेस, रिड्यूस क्रॉप यील्ड। ये देखो ये सही हो गया, रिड्यूस क्रॉप यील्ड। इसका जो कारण है, इसका जो इम्पैक्ट है, क्या पड़ रहा है इफेक्ट, इसका पड़ रहा है कि रिड्यूस क्रॉप यील्ड, जो फसल है वो बहुत कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जा रहे हैं, बहुत कम अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा सवाल की ओर आगे बढ़े हैं। तो उसमें है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। देखो कार्बन इमिशन यानी कि जो धुआं वगैरह निकलता है उसको हटाने के लिए इस पैसेज में क्या नहीं बताया गया है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो बताया गया था। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये भी बताया गया है। एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, ये नहीं बताया गया है। और तीसरा क्या है कि यूजिंग एनर्जी फैसिलिएंटली, ये दिखा था। तो एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, इसको ये जो है नहीं बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर 6 नंबर सवाल है, क्या बोलता है कि द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स, क्या बोल रहा है, इरिवर्सिबल यानी कि वो आगे यानी बहुत दूरगामी है। तो इम्पॉसिबल टू द रिपेयर टू द चेंज, इजी टू कंट्रोल, स्लो एंड स्टडी, वेरी हार्मफुल बट टेम्पोररी। देखो वेरी हार्मफुल बट टेम्पोररी, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो हार्मफुल है और टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए है, तो नहीं।
क्या है कि इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है अच्छी तो दोबारा, अगर एक बार ख़राब हो जाएगा तो हम लोग दोबारा सुधार नहीं सकते हैं। यही था। उसके बाद 7वां नंबर है क्या, सवाल इस पे अच्छा से नहीं दिख रहा है इसलिए हम लोग अगले पेज पे ले गए हैं। 7वां नंबर जो सवाल है क्या बोल रहा है, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। देखो क्या बोला है कि जो पैसेज है, ठीक है, सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, वो पैसेज जो है वो क्या सजेस्ट करता है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो देखो क्या बोला, कौन बोला है कि हु डज, यानी कि कौन, पैसेज, हु डज द पैसेज सजेस्ट, जो पैसेज है उसमें कौन सजेस्ट कर रहा है, शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, पैसेज में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कौन सजेस्ट कर रहा है। तो ओनली साइंटिस्ट, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक द एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, जो पैसेज है जो हम लोग ने अभी पढ़ा है वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए किसको कहना चाह रहा है, तो केवल साइंटिस्ट को बोल रहा है कि भाई आप केवल साइंटिस्ट लोग चेंज करिए, या फिर ओनली गवर्नमेंट को, नहीं, वो बोल रहा है बोथ, गवर्नमेंट को भी और इंडिविजुअल, यानी गवर्नमेंट को भी, साइंटिस्ट को भी, सभी को बोल रहा है इसमें मदद करने के लिए, ठीक है। और फिर 8वां नंबर और लास्ट नंबर सवाल है, क्या बोला है कि व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, पैसेज का टोन क्या होना चाहिए, ह्यूमरस यानी कि व्यंग वाला, कैजुअल, इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग। इस बी नंबर वाला जो है सही रहेगा इसके लिए, इंफॉर्मेटिव है और बी नंबर वाला है इसका राइट आंसर। अब देखो इस सवाल कहाँ से बना था मैं बताता हूँ। जैसे ही आप पैसेज पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पूछेगा कि इसका जो है टाइटल क्या होने वाला है, टोन क्या होने वाला है ना, तो आपको जब पढ़ लोगे पैसेज ना उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं, जो हम लोग अभी पैसेज पढ़े हैं, जैसे हम बुक्स पे यहाँ पे हेडिंग होता है ना, हेडिंग, बुक्स पे यहाँ पे हेडिंग होता है तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसके ही बारे में पूछ रहा है कि इसका जो हेडिंग क्या हो सकता है, टोन क्या हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन वाला है और वार्निंग भी है, ह्यूमरस नहीं है, कैजुअल नहीं है और क्रिटिक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, ठीक है। तो बच्चों यही था पैसेज पढ़ने का तरीका, कैसे पैसेज करना है मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर में आपको रीडिंग लगानी है, दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ना है, और तीसरा नंबर आपको उसमें मिला लेना है कि आंसर कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इतना ही था। अगर आप इसको पढ़ के जाते हो अच्छी तरह से तो आपको जो है इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।